शुक्रिया स्पीकर साहब। आज एक और प्री बजट सेशन और हम डिस्कस कर रहे हैं इस सूबे सिंध की हालात पे, लेकिन उससे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए, समझने की ज़रूरत है कि बजट डॉक्यूमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, बजट होता क्या है और इससे बजट डॉक्यूमेंट से हम अचीव क्या करना चाहते हैं। हमारा एम ये होना चाहिए कि जो हम बजट बनाएं उसमें आम आदमी को, सिंध के अवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि बजट यही बताता है कि आपके पास एक रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसमें आपके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को आपको बराबर करके मैक्सिमम रिलीफ आदमियों को, हमारे लोगों को पहुंचाना होती है। लेकिन साथ साथ हमें यह देखना है, ये सवाल पूछना है कि जो हमने टारगेट्स अचीव किए थे, क्या वो टारगेट्स अचीव हो गए हैं? हम एक साल पहले कहां पे थे और आज हम कहां हैं? क्या आम आदमी को रिलीफ मिला है इस सूबा सिंध में? क्या सूबा सिंध के लोगों को साफ पानी की सहूलत मिल गई है? क्या सीवरेज की फैसिलिटीज मिल गई हैं? क्या जो हमने एक साल पहले बजट हमने बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था, उससे तालीम का मयार बेहतर हुआ है? हेल्थ सेक्टर में क्या कोई बेहतरी आई है? ये रिव्यू करने की चीजें होती हैं प्री बजट में, और फिर जो आने वाला बजट होता है उसमें हमने ये देखना होता है कि हमने क्या टारगेट सेट किए थे और कहां हमारी कमी बेशी रह गई, और वो अगले बजट में उसको खत्म करने के लिए या बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सवाल पूछता हूं कि क्या वजूहात हैं कि हमारी तालीमी इदारे जो हैं उसमें जो हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो गिरता हुआ जा रहा है, और प्राइमरी स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो सबसे ज्यादा है सूबा सिंध में, खास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स में, कि वो प्राइमरी स्कूल के बाद सेकेंडरी स्कूल में तालीमात हासिल नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। हेल्थ सेक्टर, क्या गरीब आदमी को बर वक्त इलाज मिल रहा है? क्या हमने बेसिक हेल्थ यूनिट्स टाउन, डिस्ट्रिक्ट, यूसी लेवल पे हमने मुहैया कर दिए हैं? हमें क्यों एनजीओस की जरूरत पड़ रही है इन बेसिक हेल्थ यूनिट्स और हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए? क्या सूबा सिंध इतनी इनकॉम्पिटेंट हो गई है कि इनको एनजीओस की मदद लेनी पड़ती है? क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल गई हैं सबको? इमरजेंसी सेंटर्स, ट्रॉमा सेंटर्स, और स्पीकर साहब बहुत बड़ी ये लिस्ट है जो हमें सबको मिलके देखना पड़ेगा कि ये जो एक बेसिक फैसिलिटीज हैं क्या सूबे सिंध के अवाम को ये मिल गई हैं? जवाब मिलता है नहीं। और ये वो प्री बजट सेशन है जिसमें ये देखना होता है कि क्या खामियां रह गई हैं, लेकिन अफसोस कि प्री बजट सेशन भी सियासी तकरीरों पे और आई बाई शाई करने में टाइम ज़ाया कर दिया जाता है। बड़ी बात होती है 18वीं तरमीम की। सवाल यह बनता है कि 18वीं तरमीम से पहले और आज हम कहां खड़े हैं? 18वीं तरमीम से पहले सूबे का बजट क्या था और आज बजट क्या है? क्या ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी इंडिकेटर्स सूबा सिंध में बेहतर हुए 18वीं तरमीम के बाद? जवाब मिलता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबा सिंध के अवाम की हालत बेहतर नहीं हुई। अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम फ्यूचर स्ट्रेटेजी देखें, हम देखें कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और हम 2023 में कहां खड़ा होना चाहते हैं। क्योंकि ये बजट डॉक्यूमेंट्स में और एग्जीक्यूशन रिपोर्ट में तो सब सही है, सब बताया जाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा होता तो मैं आज बताऊंगा कि इसमें क्या खराबियां हैं। कॉपी पेस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करके डेबिट क्रेडिट तो कर दिया जाता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या रेवेन्यू, क्या एक्सपेंडिचर आपने किया है और इस सूबे की हालत क्या है। आते हैं बजट की तरफ। स्पीकर साहब,
तकरीबन 313 अरब रुपए का प्रोविंशियल रेवेन्यू है सूबा सिंध का, जिसमें से सेल्स टैक्स 135 अरब रुपए और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 34 अरब रुपए की हैं, और जो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आप शामिल कर दें तो कुल मिला के तकरीबन 170 अरब रुपए आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो ये सूबा डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ 21 अरब रुपए एस्टिमेट करता है, लेकिन 6 महीने में जमा कितना होता है वो भी सुन लें। सिर्फ 7% आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करने में कामयाब हुए हैं। आपका एग्रीकल्चर टैक्स, यहां हमारे मिनिस्टर साहब बड़ा कह के गए, आपका हदफ था 3.8 अरब रुपए, लेकिन आपने कलेक्ट कितना किया? 326 मिलियन। सिर्फ 8% आप एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट करने में कामयाब हुए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, आपका टारगेट 9.3 अरब रुपए, कलेक्ट कितना किया है? 815 मिलियन। 1 अरब भी आप कलेक्ट नहीं कर सके। 9% बनता है 6 महीने में, और ये आपकी किताबें कहती है, मेरे नंबर्स नहीं है ये। अच्छा, मैं ये बजट डॉक्यूमेंट्स देख रहा था जो शुरू में हमें दिया, और ये बजट एग्जीक्यूशन, मुझे एक जगह दिखाया गया कि 313 अरब रुपए जो है वो सूबे की कलेक्शन है, रेवेन्यू है, और अब इसमें मैंने देखा कि 357 अरब रुपए हो गए। मैंने कहा सूबा सिंध ने ऐसा क्या काम किया कि रेवेन्यू बढ़ गया? तो मुझे पता चला कि जो 52 अरब रुपए जो आपको फॉरेन असिस्टेंस आनी है वो आपने रेवेन्यू में शामिल कर दिया। ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि जो ग्रांट्स हैं, जो आपको लोन आ रही है, वो आपने रेवेन्यू में शामिल करके बजट एग्जीक्यूशन में डाल दिया है कि ये हमारा रेवेन्यू का पार्ट है। चाहे या तो ये बुक झूठ बोल रही है या ये झूठ बोल रही है। इसमें 313 अरब, इसमें 354 अरब। मुझे आज सीएम साहब बता दें कि हम इसको फॉलो करें या इसको फॉलो करें। एक और चीज, डायरेक्ट टैक्स, फिर इस बुक में 10 अरब रुपए की इजाफा हो जाता है। मैंने कहा कोई तीर मारा होगा, तो कोई वर्कर्स वेलफेयर फंड का 10 अरब रुपए आपने इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल किया है। मैंने कहा चले कुछ कलेक्ट किया होगा, तो और मैं इस किताब में जाता हूं तो 0 कलेक्ट हुआ है, 0 कलेक्ट हुआ है। फिर एक और रेवेन्यू का हेड आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू 49.8 बिलियन, और ये आपने रेवेन्यू में फिर डाल दिया। ये एक वन टाइम आपका रेवेन्यू है जो आपने सूबे में डाल दिया। ये सीरियस क्वेश्चन मार्क्स हैं सूबे की रेवेन्यू कैपेसिटी बढ़ाने में। जब मैंने मजीद देखा कि ये तकरीबन 50 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू है, तो पता चला कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट है 31 अरब रुपए की। मैंने कहा फिर कोई इन्होंने कारनामा अंजाम दिया होगा कि 31 अरब रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है। तो पता चला कि सूबा सिंध की जमीनें बेची जा रही हैं, 31 अरब रुपए की जमीनें बेची जा रही हैं इन किताबों में। क्या ये ओमनी ग्रुप को दी जा रही है या बेरिया ग्रुप को दी जा रही है 31 अरब रुपए की जमीनें? ये वन टाइम रेवेन्यू करके कहा जाता है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, हमारी ग्रोथ है रेवेन्यू में। आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम हुए हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस है। ना एग्रीकल्चर टैक्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, ना प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। इनकॉम्पिटेंसी, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी 0, जिसकी वजह से सूबे का रेवेन्यू आप बढ़ा नहीं सकते। टोटल आपका सिर्फ 10% आप नॉन टैक्स रेवेन्यू अचीव कर चुके किया है। और बात करते हैं आप वफाक की। वफाक ने आपको एनएफसी पे पहले 6 महीने में अपने शेयर का 42% दे चुके हैं, लेकिन आप खर्च नहीं करते। कैपेसिटी ही नहीं है खर्च करने की। वो मैं क्यों कहता हूं कि कैपेसिटी नहीं है खर्च करने की?
करंट एक्सपेंडिचर 970 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 155 अरब रुपए टोटल, जिसमें नई स्कीम के लिए 30 अरब रुपए आपने रखे। एम्प्लॉयज के लिए 145 अरब और दूसरे जो एम्प्लॉयज रिलेटेड एक्सपेंस 413 अरब रुपए, यानी 970 अरब रुपए में से 560 अरब रुपए आपने एम्प्लॉयज का रखा है, जो 57% बनता है। एम्प्लॉयज को आपने देना है, लेकिन अवाम पे खर्च नहीं करना। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप कितना खर्च करते हैं? सिर्फ 19%, और जीरो एक्सपेंडिचर ऑन न्यू स्कीम्स। फिजिकल एसेट्स और प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ 2% आप खर्च किए हैं। मैं यहां एक तजवीज देना चाहता हूं, जो सीएम साहब ने पिछली मर्तबा भी कहा था कि पेंशन फंड एक हमारे लिए लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है और हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो पेंशन फंड को आप प्रोविडेंट फंड में तब्दील क्यों नहीं जाता, जिस तरह प्राइवेट इदारे करते हैं कि आपका उसमें आपके एम्प्लॉयज का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, और इससे आपकी सूबा सिंध के हुक्म के ऊपर आपके पर जो परेशानियां हैं पेंशन की वो कम होंगी। आगे चलते हैं। 155 अरब रुपए प्रोविंशियल एडीपी, जिसमें से 120 अरब ऑनगोइंग, 35 अरब न्यू स्कीम्स। ऑनगोइंग में से 120 में से सिर्फ 38 अरब खर्च हुए, सिर्फ 31% खर्च हुआ, बाकी खर्च नहीं हुआ क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं है खर्च करने की, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई आपके पास प्लान ही नहीं है पैसे खर्च करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडीपी 28 बिलियन कि चलें डिस्ट्रिक्ट को भी देंगे, मैंने कहा चले अच्छी बात है देंगे। जब इन किताबों को और देखते हैं तो 0.2 अरब रुपए दिए जाते हैं, 1% दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडीपी को। किताबों में तो सब सही है, किताबों में तो परफेक्ट है, फ्रांस भी बन गया है, लंदन भी बन गया है, सड़कें भी बन गई हैं, सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है। सिर्फ 19% आपका डेवलपमेंट बजट पे खर्च हुआ है, 232 अरब रुपए का टोटल जो आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था। बात करते हैं फेडरल हुकूमत की। पहले 6 माह में फेडरल हुकूमत ने अपना पीएसडीपी पे रिकॉर्ड स्पेंडिंग की है, और जो 6 महीने में स्पेंड किए वो पिछले 8 साल का सबसे बड़ा नंबर है। 208 अरब रुपए पीएसडीपी में पहले 6 महीने में वफाकी हुकूमत ने खर्च किया है। बात कर रहा था मैं कि ना टैक्स कलेक्ट होता है ना रेवेन्यू कलेक्ट होता है, एम्फेसिस है सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे। क्यों डायरेक्ट टैक्सेशन को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की जाती? आपका पोटेंशियल है प्रॉपर्टी टैक्स में, एग्रीकल्चर टैक्स में, दूसरे रेवेन्यूज पे, लेकिन क्योंकि एक आपने सर्विसेज पे सेल्स टैक्स लगा दिया है, उसमें से 135 अरब रुपए आते हैं जो मेजॉरिटी कराची से कलेक्ट होता है, लेकिन कराची पे खर्च नहीं होता। तो आपने वहां से कह दिया है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस के और दूसरे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के आप देखें तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ कहीं भी नजर नहीं आता। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 7%, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 43%, और जो मिसलेनियस रिसीट्स है वो सिर्फ 6% आपने 6 महीने में अचीव किए हैं। ये हैं आपके असल चेहरा। पूछता हूं क्या स्टेप्स सिंध हुकूमत ने लिए हैं अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? क्या टारगेट्स अगले सालों के अचीव किए हैं, और वो टारगेट किस तरह अचीव किया करेंगे? इस हाउस में बताएं कि क्या आपके पास फ्यूचर स्ट्रेटेजी है। एक किताब आप वेबसाइट पे दे देते हैं, बजट सर्कुलर एंड बजट फ्रेमवर्क, सेम वर्डिंग होती है, सिर्फ साल चेंज हो जाता है, बाकी पूरे बुक में आपका कॉपी एंड पेस्ट होता है। पढ़ लें आप लोग, देख लेंगे, एक वर्ड्स तो चेंज कर लें, कोई वोकैबुलरी चेंज कर दें उसमें। आपका प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, सब में आपका है ना बड़ा पोटेंशियल है कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, पर हुकूमत को कुछ नहीं करना, बैठना है, सब सही है। डिपार्टमेंट वाइज रेवेन्यू कलेक्शन की थोड़ी बात कर लूं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिर्फ 8% कलेक्ट किया है,
यहाँ एक एग्रीकल्चर के मिनिस्टर के बड़ी बातें करके गए थे, सिर्फ 5% अपना टारगेट अचीव किया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सिर्फ 18% अचीव किया है। वर्क्स एंड सर्विसेज ने 9% अचीव किया है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ने सिर्फ 7% अचीव किया है और एनर्जी डिपार्टमेंट ने 2% अचीव किया है। ये वो किताबें कहती हैं, ये मेरे नंबर्स नहीं है। पढ़ लें, आप लोग भी पढ़ लें तो पता चलेगा। पीएसडीपी एलोकेशन पे आते हैं। बहाना बनाया जाता है कि एनएफसी से पैसे नहीं दिए जा रहे, हमें पैसे रोक दिए जाते हैं। अगर आप एलोकेशंस देखें और बजट रिलीजेस देखें, देख लें पेज नंबर 42 पे देख लें, खोल लें पेज नंबर 42। उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो पैसे दिए गए थे उसके सिर्फ 24% उन्होंने खर्च किया। यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स ने सिर्फ 32% खर्च किया। कोविड 5 अरब रुपए रख लिए थे, यहां पे एक अलग से हेडलाइन, 5 अरब रुपए फॉर कोविड रिलीफ। मैंने कहा चलें, बहुत अच्छी बात है। खर्च कितना हुआ है? 0। 5 अरब पे 0। रिसोर्सेज आपके पास हैं, कॉम्पिटेंसी इश्यूज हैं और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी में फ्लॉज हैं। इसको रिविजिट करना पड़ेगा ताकि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो राइट टाइम पे और सही तरीके से लगें। क्योंकि अगर आपकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी सही नहीं होती तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ती है और करप्शन भी होती है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में 1% अगेंस्ट एलोकेशन खर्च हुआ है और 5% अगेंस्ट रिलीज खर्च हुआ है। आजकल के जदीद दौर में डिजिटलाइजेशन का दौर है, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 0% खर्च हुआ है। वो तो गूगल मैप को कहते हैं कि वो हमने जो बना के दिया है, तो वो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो 0% खर्च करता है तो उनके मिनिस्टर से इसी तरीके से जवाब आएंगे। पीडीए में, रिहेबिलिटेशन ऑफ पीडीए में एलोकेशन 3 अरब रुपए, रिलीज 1.8 बिलियन, खर्चा कुछ नहीं। ये मेरे नंबर्स नहीं है, इन किताबों के नंबर्स है। नासिर शाह साहब देख लीजिएगा, आप भी, सईद गनी साहब आप भी देख लीजिएगा, मेरे नंबर्स नहीं है, फिर जवाब लूंगा आपसे। वजीर आला साहब ने पिछली मर्तबा बात की कि हम कराची के मेगा स्कीम्स के लिए बड़ा प्रोजेक्ट, तारीखी रकम हम दे रहे हैं कि हमने पता नहीं कितने अरबों खरबों पता नहीं पैसे रख दिए हैं। 1940 मिलियन रखे थे, 1.9 बिलियन, उसमें से रिलीज हुए 972 करोड़। खर्च कितना हुआ? 46 करोड़ रुपए। 972 में से 46 करोड़ रुपए कराची के मेगा स्कीम्स के लिए सिर्फ 6 महीने में खर्च हुए। जो सेल्स टैक्स आपको कराची देता है 135 अरब रुपए के, वो तो आप कराची में पैसा लगा दें। 95% सेल्स सर्विसेज सेल्स टैक्स आपको कराची से मिलता है, कराची को पैसा आप नहीं देते। बाकी जो कहां पैसा जाता है सबको पता है। वाइंड अप कर ले जरा, अभी टाइम सर बस मैं 5 मिनट और लूंगा। बातें बहुत स्पीचेस में की गई, फेडरल गवर्नमेंट, तो आज आपको मैं बता देता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया। इस हुकूमत का, मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये क्रेडिट है कि इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, जो आप लोगों की करप्ट प्रैक्टिसेस और आपकी गलत पॉलिसियां थी। जब हम लोग इस हुकूमत में आए थे 6 हफ्ते के रिजर्व रह गए थे और आज 23.52 अरब डॉलर के रिजर्व है, जो 2013 से सबसे बुलंद तरीन स्पीचेस में है। सुन ले, मार्च 2021 में एक्सपोर्ट का नंबर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट नंबर है। 2.6 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किए। पाकिस्तान की करेंसी दुनिया की बेहतरीन करेंसी में शुमार होता है। बात कर रहे थे $250-250 का हो जाएगा,
आज आपको बता दूं 152 रुपए 20 पैसे पे आपका डॉलर क्लोज हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तान ने, मैं शुक्रिया अदा करता हूं ओवरसीज पाकिस्तानियों का जिन्होंने इमरान खान पे एतमाद किया, और जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें $1 अरब से ज्यादा इन्होंने पाकिस्तान में भेजे हैं। 6 साल बाद हम इंटरनेशनल मार्केट्स में गए और यूरो बॉन्ड हमने इश्यू किया है, $2.5 अरब लेने थे और हमें $5.5 बिलियन की पेशकश हुई। ये कॉन्फिडेंस है मेरे इमरान खान में। सुनते जाएं, ये 7वां कंसेक्यूटिव महीना है जहां आपका एक्सपोर्ट $2 बिलियन से ज्यादा और आपका रेमिटेंस भी $2 बिलियन से ज्यादा, ये भी एक रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया कहती थी पाकिस्तान की जीडीपी 1%, मूडीज, IMF, वर्ल्ड बैंक, सब लोगों ने पाकिस्तान की जीडीपी को अपवर्ड रिवीजन कर दिया है। थैंक यू, मेहरबानी। सर मुझे 2 मिनट है, मैं 2 मिनट दे, 2 मिनट दे, मैं भी खत्म कर रहा हूं। 20 मिनट से ज्यादा आपने बात की। स्पीकर साहब 2 मिनट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान बेहतरी में जा रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12 साल के रिकॉर्ड लेवल पर है। FBR टैक्स कलेक्शन हमने अपना रिकॉर्ड पास किया है और 58% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है और 384 अरब रुपए हमने अप्रैल में कलेक्ट किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। थैंक यू। आखिर में मैं कुछ 2-3 सजेशंस देना चाहता हूं कि आप सिंध के मसाइल हल करना चाहते हैं तो एम्पावर्ड पावरफुल लोकल बॉडीज का निजाम सूबा सिंध में लाएं। आप PFC लेकर आए। मेरी रेजोल्यूशन 2.5 साल पहले पास हुई थी यूनानिमसली, और उस वक्त के लोकल बॉडी सईद गनी साहब ने कहा था कि हम PFC करने लगे हैं, लेकिन नहीं हुआ PFC। मुझे बताएं PFC कब होगा। जितने म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं वो डायरेक्ट मेयर के अंडर में है, और हम सारे म्युनिसिपल सिटीज के लिए जो सूबा सिंध में उसका डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन का हम डिमांड करते हैं कि उनका डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए मेयर का। जितने इदारे हैं, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA, ये सारे के सारे पे इंडिपेंडेंट बोर्ड होने चाहिए और इनका एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए। पता चलेगा सूबा सिंध में कि क्या खराबी है इन इदारों में। थैंक यू। नहीं, आखिरी बात तो आपकी 15 मिनट से तो आखिरी बात चल रही है आपकी। नहीं, हम इनको बताएंगे कि बजट किस तरह बनता है और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।